हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 3A की, जो कि कंपनीज एक्ट का आपके। और पिछली वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि प्रमोटर की डेफिनेशन क्या है। तो एक बार मैं उसको आपको जो अगर समअप करना चाहूँ तो प्रमोटर वो होता है जो आइडेंटिफाई होता है कंपनी की एनुअल रिटर्न में या फिर प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, या फिर कंपनी के अफेयर्स होते हैं, जो अफेयर्स बनाए जाते हैं उस पर उसका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल हो एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर या फिर अदरवाइज। और वो जो यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, उनको एडवाइस करता हो, डायरेक्शन करता हो, जैसे इंस्ट्रक्शन देता हो, और वो जो है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करने के लिए यहाँ पर आदि या फिर अकस्टम हो। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये देखिए प्रमोटर की डेफिनेशन, जो कि 2 क्लॉज सेक्शन 9 में पिछले जो है यहाँ पर वीडियो में अपन ने कवर किया है। और ये जो यहाँ पर दे रहा है वो एडवाइस वगैरह दे रहा है, वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में होती है, तो उसको जो है प्रमोटर की डेफिनेशन में नहीं रखा जाता। तो अब इस वीडियो में अपन सेक्शन 3 को कवर करने वाले हैं। तो सेक्शन 3 में सबसे पहले अपन देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, कि कंपनी आप जब भी फॉर्म करोगे, क्योंकि कंपनी के जो है यहाँ पर बनाने से पहले 2 तरह के प्रोसीजर उनको जो पूरे करने पड़ते हैं। सबसे पहले कंपनी का फॉर्मेशन होता है, फिर कंपनी का होता है इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो दोनों सेक्शन को आपको यहाँ पर एक दूसरे में मिक्स नहीं कर देना है। ये होता है फॉर्मेशन यानी कि कंपनी को बनाना, वो होता है कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करना यानी कि कंपनी को लीगल स्टेटस में लाना। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग टर्म से आपको याद रखना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। पहले के समय में जो है जो कंपनी होती थी रॉयल चार्टर्ड के हिसाब से जो यहाँ पर ग्रांट होती थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी मेड होती थी उसके द्वारा कंपनी बनाई जाती थी। पर अभी यहाँ पर जो इनकॉर्पोरेशन किया जा रहा है कंपनीज का, उसके लिए जो है अलग से एक्ट प्रोवाइड किया गया, जिसको अपन कंपनीज एक्ट 2013 का नाम देते हैं। ठीक है, उसी के द्वारा जो है कंपनियां इनकॉर्पोरेट होती है। और वो कौन कौन सी अभी करंट सिचुएशन में अगर अपन देखें तो कौन कौन सी कंपनी हो सकती है, चार्टेड कंपनीज हो सकती है, स्टेचुअरी कंपनी हो सकती है, और रजिस्टर्ड कंपनी यहाँ पर हो सकती है, जिसको अपन सेक्शन 3 के अंदर जो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और सेक्शन 3 जो डील करता है वो केवल रजिस्टर्ड कंपनी से डील करता है। ये जो थर्ड टाइप के अपन ने देखी रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है, तो इससे सेक्शन 3 अपन ना डील करता है। सबसे पहले अपन देखने वाले फॉर्म ऑफ कंपनी, यानी कि किस तरह की यहाँ पर कंपनीज होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर काइंड ऑफ कंपनीज का। तो कंपनीज नॉर्मली 2 टाइप की होती है। सबसे पहले इनकॉर्पोरेट कंपनी, जो इनकॉर्पोरेट होती है एक स्पेशल लॉ के अंदर, जिसमें अपन बात करेंगे कंपनीज एक्ट की। और दूसरी होती है इनकॉर्पोरेट कंपनी, जो कि किसी भी जो एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। इसके बाद जो इनकॉर्पोरेट कंपनीज के 3 टाइप जो भी मैंने आपको बताया, कि सबसे पहले रजिस्टर्ड कंपनी आती है, फिर स्टेचुअरी कंपनी जो किसी लॉ के पर्पस को फुलफिल करने के लिए बनेगी, और फिर थर्ड आती है अपने पास चार्टर्ड कंपनीज। और रजिस्टर्ड कंपनीज को जो है फर्दर बाइफरकेट करके बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी जो है उसको 3 टाइप्स में यहाँ पर बांटा जाता है। एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स, एक लिमिटेड बाय गारंटी, और एक अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो लायबिलिटी के बेसिस पे जो है कंपनी को 3 टाइप में बांटा जाता है जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है। एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, एक लिमिटेड बाय गारंटी होती है, और एक अनलिमिटेड कंपनी होती है। तो इस तरह से 3 बाइफरकेशन हो जाते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज के। इसमें अपन देखते हैं कि लिमिटेड बाय जो शेयर्स कंपनी होती है उसमें पब्लिक और प्राइवेट कंपनी 2 यहाँ पर निकल कर आती है। वहीं बात करें अगर गारंटी कंपनी की, गारंटी कंपनी जो है दो टाइप से हो सकती है, एक तो विद कैपिटल और एक विदाउट शेयर कैपिटल। ठीक है, इसमें भी वो 2 कंपनी जो यहाँ पर पाई जाती है, पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट कंपनी। और ऐसी कंपनी जो कि यहाँ पर अनलिमिटेड जो है यहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी जिसमें होती है, तो उसमें भी जो है 2 टाइप की यहाँ पर पाई जाती है, विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। सेम कंपनीज में भी देखने को मिलती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और विदाउट कैपिटल में भी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट। इस तरह से अपन ने देख लिया कि जो रजिस्टर्ड कंपनीज है उनके लायबिलिटी के बेसिस पर कितने कितने बाइफरकेशन होते हैं और कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद जो आपको जो सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 1 है सेक्शन 3 का, उसके अंदर देखते हैं अपन कि कोई भी कंपनी जब यहाँ पर फॉर्म हो रही है तो वो जो है लॉफुल पर्पस के लिए होनी चाहिए। साथ ही जो सब्सक्राइबर है वो मेमोरेंडम में जो है उसका अपना नाम जो है सब्सक्राइब कर लिए होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही में उनको जो यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट जो है कंपनीज एक्ट की वो कंप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ जो है यहाँ पर वो कंप्लाई करने पड़ते हैं। वहीं बात करें अगर पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में जो है कम से कम 7 मेंबर या फिर उससे ज़्यादा चाहिए होते हैं एक पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए। पर बात करें अगर प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए केवल आपको 2 मेंबर चाहिए, 2 या उससे ज़्यादा। ठीक है, 2 मेंबर है तो ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा है तो भी ठीक है, पर 2 से कम नहीं चलेगा। और जो पब्लिक कंपनी उसमें 7 से कम नहीं चलेगा। ठीक है, वहीं बात आती है थर्ड टाइप की कंपनी, जो कि ओपीसी अपन ने देखी। ओपीसी एक पार्ट जो है प्राइवेट कंपनी का ही होता है, जिसमें अपन देखते हैं अगर एक मेंबर भी जो यहाँ पर है तो वो भी जो है ओपीसी यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। तो ये 3 टाइप्स हो जाते हैं कंपनी के। ठीक है, जिसमें अपन ने सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में इसको कवर किया। इसके बाद आता है अपने पास 3 सबसेक्शन 2, मतलब सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2। इसमें अपन बात करते हैं कि कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है किस किस टाइप की हो सकती है, और इसको अपन ने 4 से डिस्कस कर लिया। एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स, एक लिमिटेड बाय गारंटी, और एक अनलिमिटेड कंपनी। इसके बाद जो एक नोट दिया हुआ है कि जो कंपनीज होती है एक लिमिटेड कंपनी, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है मे बी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एज वेल एज शेयर्स। मतलब जो लिमिटेड कंपनीज होती है
लिमिटेड बाय, ठीक है। लिमिटेड वाली कंपनी जो है एक तो गारंटी से भी लिमिट हो सकती है और एक अपने शेयर से भी लिमिटेड हो सकती है। पर वहीं यहाँ पर स्पेशल नोटिफिकेशन दे जो यहाँ पर उसको देकर बताया गया था कि जो IFSC पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है, IFSC पब्लिक कंपनी का मतलब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड जो भी कंपनीज होती है वो जो है केवल फॉर्म हो सकती है इन द ओनली इन जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब उसको जो यहाँ पर अधिकार नहीं मिला है एज अ गारंटी कंपनी बनने का, ठीक है। तो अपन ने क्या सीखा कि IFSC कंपनी केवल लिमिटेड बाय शेयर्स ही हो सकती है, और इसको जो एक नोटिफिकेशन जारी करके जो है कंपनीज एक्ट ने प्रोवाइड करके बताया था, ठीक है। इसके बाद आती है अपने पास OPC की, कि OPC क्या क्या होती है और OPC में कैसे जो है पूरा वर्क चलता है और कौन कौन जो यहाँ पर उसकी मतलब एक तरह से डिटेल बताई हुई, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे OPC क्या होता है और साथ ही OPC में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पाई जाती है। तो कंपनीज एक्ट जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम अलाउ करता है कि आप OPC फॉर्म कर सकते हो एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, जहाँ पे उस 1 पर्सन मेंबर की लाइबिलिटी जो है लिमिटेड रहेगी। और आगे बोला गया कि जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 है अलॉन्ग विथ रूल 3 और रूल 4 जो है यहाँ पर प्रोवाइड करता है इससे रिलेटेड डिटेल, और जो प्रोविजन है जो कि स्पेसिफिकली अवेलेबल जो एप्लीकेबल होता है OPC पर, उसको जो यहाँ पर आपको गिवन बिलो यानी कि नीचे आपके दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करें अगर कि OPC जो है कौन फॉर्म कर सकता है, तो कोई भी नेचुरल पर्सन, ठीक है, जो नॉर्मली आपके जैसा हो हमारे जैसा हो, तो वो जो यहाँ पर एक कंपनी OPC जो यहाँ पर फॉर्म कर सकता है, पर वो जो यहाँ पर माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक नेचुरल पर्सन जो कि माइनर से ज़्यादा हो यानी कि मेजर हो वही केवल यहाँ पर OPC फॉर्म कर सकता है। साथ ही में जो एक इंडियन सिटीजन हो चाहे से वो रेजिडेंट हो या नहीं हो वो एलिजिबल माना जाता है जो 1 OPC है उसको इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, ठीक है। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मली जो है 120 या फिर उससे ज़्यादा दिन के लिए जो यहाँ पर इंडिया में स्टे कर, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया OPC कौन कौन फॉर्म कर सकता है और OPC के लिए जो क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है। इसके बाद अपन देखेंगे OPC जब भी यहाँ पर बनाई जाती है तो एक व्यक्ति का जो है और नाम दिया जाता है, जो कि क्या होने वाला है, जब भी कंपनी जो मेंबर रहता है उसके इनकॉम्पिटेंट हो जाने के बाद जो भी मेंबर यहाँ पर होने वाला है फ्यूचर में कभी, ठीक है, तो उस कंपनी का जो OPC है वो मेंबर जो यहाँ पर उस नॉमिनी का नाम जो है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही कंपनी के ROC को जो है प्रोवाइड करता है, उसी को बोलते हैं अपन नॉमिनी। तो नॉमिनी अपन क्या करना पड़ता है, तो मेमोरेंडम में जो है जो OPC है जब भी वो बन रही है इंडिकेट करेगी नेम ऑफ द नॉमिनी विथ हिज प्रायर रिटर्न कंसेंट, मतलब उसकी रिटर्न कंसेंट लेकर जो है फॉर्म नंबर INC 3 में जो है यहाँ पर उसको ये फॉर्म जमा कराना पड़ता है जब भी इनकॉर्पोरेशन किया जा रहा है OPC का। और वो जो नॉमिनी बनाया जा रहा है उसका काम क्या होगा, जब भी सब्सक्राइबर जो यहाँ पर उसकी डेथ हो जाएगी या फिर वो इनकैपेसिटी में आ जाएगा, इनकैपेसिटी कंडीशन में आ जाएगा कि वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में जो है वो जो नॉमिनी है वो मेंबर हो जाएगा कंपनी का। तो इस तरह से ये नॉमिनी का काम होता है, ठीक है। इसका रिलेटेड जो है एक एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है कि मिसेज मधु है, उन्होंने OPC फॉर्म की है, मतलब ये है मेंबर कंपनी की, ठीक है। और बोला गया है कि जो मिस्टर सुदन है उसे जो एक नॉमिनी बनाया गया है कंपनी के MOA में और उसकी रिटर्न कंसेंट भी ले ली गई है। और मिसेस मधु जो है डिक्लेयर हो चुकी है इंसॉल्वेंट और उन्होंने वो जो यहाँ पर कांटेक्ट करने के लिए इनकम्पिटेंट हो चुकी है। अब जो मिस्टर सुदन है जिसको यहाँ पर नॉमिनी बनाया गया था वो क्या हो जाता है, वो अब मेंबर बन जाता है OPC का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए यहाँ पर जो भी मेंबर्स है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को जो यहाँ पर मेंबर मान लिया जाता है। आगे बोला गया कि नेम ऑफ द नॉमिनेट पर्सन इन फॉर्म नंबर INC 32, ठीक है, अलॉन्ग विद जिसकी कंसेंट जो यहाँ पर ली जानी आवश्यक है उसको फाइल करना है किसको, रजिस्ट्रार को एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब ये पूरा प्रोसीजर जो नॉमिनी बनाने का होता है वो स्टार्टिंग में ही होता है जब कंपनी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो रही है। और एक नेचुरल पर्सन नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन 1 पर्सन कंपनी, और वो जो है नॉट बी अ नॉमिनी, मतलब एक जो नेचुरल पर्सन है वो एक ही टाइम में जो है एक OPC का मेंबर भी हो और नॉमिनी भी हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे कि जो नॉमिनी जिस पर्सन को भी बनाया जा रहा है तो क्या वो अपनी जो कंसेंट है वो विड्रॉ कर सकता है, मतलब जो भी नाम पर नॉमिनेटेड पर्सन है क्या वो बीच में अपना नाम विड्रॉ कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। बोला गया कि जो अदर पर्सन है जिसका नाम नॉमिनेट किया गया है वो विड्रॉ कर सकता है आसानी से अपना नाम, बस इसके लिए जो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक नोटिस देना पड़ेगा। इसको या तो सोल मेंबर को दे सकता है या फिर जो OPC है उसको यहाँ पर दिया जा सकता है, क्योंकि OPC भी जो यहाँ पर एक जो है सेपरेट एंटिटी होती है, इसलिए OPC को भी जो यहाँ पर वो कंसेंट देकर एक नोटिस देकर उसको जो यहाँ पर विड्रॉ कर सकता है। आगे बोला गया कि ये जो विड्रॉल हुआ है उसके नॉलेज में आने के विदिन 15 डेज में जो है जो सोल मेंबर है यानी कि जो OPC का मेंबर है
उसको जो है एक दूसरा पर्सन नॉमिनेट करना पड़ेगा एज अ नॉमिनी, ठीक है। और ये किस में होगा, INC 3 फॉर्म में, और वही सेम उसकी रिटर्न कंसेंट वगैरह उस अदर पर्सन की अपन को लेनी होगी। आगे बोला गया है कि जो ओल्ड नॉमिनी है और जो नया नॉमिनी यहाँ पर बनाया गया है, तो इसको जो है यहाँ पर चेंज नहीं माना जाता मेमोरेंडम में। यानी कि आप आगे जाके यहाँ पर देखोगे आगे के सेक्शंस में कि चेंज इन मेमोरेंडम भी एक सेक्शन में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो यहाँ पर नॉमिनी का नेम चेंज किया गया, ये किसी भी तरह का ऑल्ट्रेशन नहीं है मेमोरेंडम में। ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट के तौर पर ध्यान रखनी है। अब देखिए जो रिप्लेस यहाँ पर किया गया है नॉमिनी का नाम, एक तो वो खुद से यहाँ पर विड्रॉ कर सकता है अपना नेम, और जो एक मेंबर है वो भी खुद यहाँ पर नॉमिनी को हटा सकता है। तो मेंबर में चेंज, पर्सन ऑफ जो कि नॉमिनेटेड है एज ए नॉमिनी, तो उसको यहाँ पर हटाया जा सकता है सेम फॉर्म INC 3 में। और उसके लिए जो मेंबर को क्या करना पड़ेगा, मेंबर को इंटीमेट करना पड़ेगा रिटर्न फॉर्म में कंपनी को। और रिटर्न फॉर्म जो है यहाँ पर वो प्रायर भी हो सकता है और आफ्टरवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये इंटीमेशन का जो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक अपन को गिवन नहीं है एक्ट में, मतलब ये जो प्रायर इंटीमेशन आपको देना वो पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, ठीक है। और अगर इसका अपन जो इंटीमेशन देखें कि कब दिया जाना चाहिए, तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन बोलता है कि आपको प्रायर इंटीमेशन ही देना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है कि राजेश है, उन्होंने एक OPC फॉर्म किया और रूपाली को जो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर नॉमिनेटेड किया है एज अ नॉमिनी। आगे बोला गया है कि रूपाली जो है सफ़र कर रही है, रूपाली सफ़र कर रही है यहाँ पर कुछ इलनेस के कारण ड्यू टू हिज फैक्ट, ठीक है। मतलब जो है अपने हार्ट फैक्ट के चलते उसको जो है इलनेस हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो OPC का मेंबर है राजेश, वो चेंज करना चाहता है अपना नॉमिनी, ठीक है। आगे बोला गया है कि अब वो किसको यहाँ पर नॉमिनी बनाना चाहता है, तो एक तो राजेश है, ठीक है, और एक उसका है सन जो कि यहाँ पर 17 ईयर्स का है। अब देखिए मैंने आपको इस ऊपर भी बताया था कि जब भी यहाँ पर नॉमिनी की बात आती है तो नॉमिनी जो है कोई भी माइनर पर्सन नहीं बन सकता। नॉमिनी होने के लिए उस पर्सन का जो है मेजर होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सन है रक्षक, ठीक है, वो 17 ईयर्स का है, मतलब वो माइनर है। कंडीशन में ये रक्षक जो यहाँ पर नॉमिनी नहीं बन सकता। तो इस कंडीशन में जो है रामनिवास जो कि उसका फ्रेंड है उसको यहाँ पर नॉमिनी बनाया जा सकता है। इसके बाद जो है उसकी वही सेम इन्फॉर्मेशन उसको 15 डेज में देनी पड़ेगी और उसकी रिटर्न कंसेंट वगैरह लेनी पड़ेगी, और उसका नोटिस जो है यहाँ पर रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज जो है देना पड़ेगा। और यही सेम फॉर्म INC 3 जो अभी अपन ऊपर देखते हुए हैं वो चीज़ उसको कंप्लाई करते हुए यहाँ पर चलनी होगी। आगे बोला गया है ट्रू फॉल्स के तौर पर कि इवन ए नॉन रेजिडेंट इंडियन कैन फॉर्म और बिकम ए पर्सन ऑफ मेंबर ऑफ OPC। तो बिल्कुल सही है, अपन ने ऊपर देखा है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन भी यहाँ पर वो बन सकता है। बस अपन ने एक कंडीशन भी देखी थी साथ में, तो उसको फुलफिल जो है जरूर से करना चाहिए हो, ठीक है। 120 डेज भी जो है चल सकता है। आगे बोला गया है कि ओनली अ नेचुरल पर्सन अदर देन माइनर हु इज़ इंडियन सिटीजन, अगर वो इंडियन सिटीजन हो तो भी चलेगा, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, चाहे वो रेजिडेंट हो या ना हो नहीं चलेगा, मतलब चल सकता है, पर इंडियन सिटीजन तो उसका होना जरूरी है, ठीक है। तो तभी जो है यहाँ पर वो जो है नॉमिनेट बन सकता है या फिर मेंबर बन सकता है। अब देखिए जो OPC है, OPC को जो यहाँ पर जब भी OPC वाला कॉन्सेप्ट लाया गया था तो कुछ रिलैक्सेशन जो है OPC को दी गई थी। तो इन रिलैक्सेशन में हर एक पॉइंट को जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले जो OPC को, मतलब जो हर कंपनीज है, सबसे पहले उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी होता था, पर OPC के केस में जो है कैश फ्लो की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। इसके बाद जो एनुअल रिटर्न का सेक्शन नंबर 92 जो अभी अपन पहले डिस्कस करें, ठीक है, जो प्रमोटर के में भी मैंने आपको बताए थे। तो अपन क्या कर सकते हैं, जो एनुअल रिटर्न है वो OPC को फाइल करना जो है, मतलब OPC जो है उसको केवल डायरेक्टर से साइन कराए तो भी चल जाएगा। उसके लिए जो है कोई भी CS से अलग से यहाँ पर अपॉइंट करना जरूरी नहीं है, पर अदर कंपनीज को यहाँ पर CS से भी साइन कराना पड़ता है, साथ ही डायरेक्टर और कुछ भी लोग होते हैं जिसके द्वारा वो एनुअल रिटर्न साइन की जाती है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट अगर अपन देखें कि सेक्शन 134 जो कि केवल डायरेक्टर साइन करते हैं यहाँ पर, इससे रिलेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे एवरेज फॉर्म हो डायरेक्टर की रिपोर्ट का, उसको जो यहाँ पर अगर सिर्फ अकेला व्यक्ति जो डायरेक्टर है वो भी साइन कर दे तो ये रिलैक्सेशन यहाँ पर सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई। और OPC को क्या जो यहाँ पर जो AGM है सेक्शन 96, उसमें जो यहाँ पर कोई भी नेसेसरी कंडीशन नहीं डाली गई है OPC के लिए कि उसको AGM अटेंड करना ज़रूरी है या फिर नहीं है, ठीक है, और AGM कंडक्ट करना जो है ज़रूरी है या नहीं है, तो इस पर जो है कोई भी यहाँ पर वो नहीं डाली गई। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास कि एक रिलैक्सेशन भी दी गई उनको कि बोर्ड मीटिंग जो सेक्शन 173 में अपन को बताया गया है कि केवल 1 मीटिंग ऑफ बोर्ड अगर वो हाफ ईयर में भी कर ले तो भी जो है उनके लिए जो है यहाँ पर एक तरह से चल जाए। इसके अलावा सेक्शन 137 में जो बताया गया है कि जो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट से विद इन 6 मंथ्स क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से आप कर दोगे उसको जमा, तो ये रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर कुछ जो ओपीसी के केस में यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। के बाद बात करते हैं सेक्शन जो थर्ड पॉइंट के सेक्शन 3A की, जिसमें क्या होता है कि अपन ने जो भी देखा है अभी ऊपर, अपन को मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए। और ये अपन ने देखा था कि पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 नंबर चाहिए होते हैं, प्राइवेट के केस में मिनिमम 2 नंबर चाहिए होते हैं, ओपीसी के केस में जो है मिनिमम 1% चाहिए होता है एज अ मेंबर। ठीक है, तो अगर सेक्शन 3 यहाँ पर बात करते हैं कि अगर जो है इन नंबर से जो है यहाँ पर कम यहाँ पर मेंबर हो जाता है कंपनी में, यानी पब्लिक कंपनी के केस में अगर लेकर चले 6 मेंबर या फिर और उससे भी कम हो जाते हैं, और प्राइवेट के केस में 2 से कम हो जाते हैं या फिर 1 रह जाता है, ठीक है, या फिर रहते ही नहीं है, और ओपीसी के केस में 1 भी नहीं रहता, तो ये रिडक्शन के केस में जो यहाँ पर सेक्शन 3 अपने पास पिक्चर में आता है। और वो क्या बोलता है कि जो नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं 7 से या फिर 2 से या फिर 1 से ओपीसी के केस में, तो उस केस में जो है अगर आपने वो जो बिजनेस है वो 6 महीने से ज़्यादा चला लिया है, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा चला लिया है, कहाँ से, जब भी आपके जो मेंबर्स है वो उसका नंबर रिड्यूस हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से, तो वो सभी मेंबर जो कि यहाँ पर कॉग्निजेंट है। अब ये जो कॉग्निजेंट वर्ड दे रखा है ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर ये इससे रिलेटेड डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये कॉग्निजेंट वर्ड भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉग्निजेंट का होता है यहाँ पर मतलब अवेयर होना, तो अगर वो अवेयर है कि ये रिडक्शन जो है किया गया है, हो चुका है कंपनी का, और अपन ने जो बिजनेस कैरी भी मतलब जो है अपन बिजनेस उसके बाद भी कैरी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो सेवरली लायबल होंगे। और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 5 फ्रेंड्स थे इंक्लूडिंग अमर जो है अकबर है और एक एंथनी है, तो इनको इंक्लूड करते हुए 5 फ्रेंड्स है जो कि मेंबर्स है हार्मनी लिमिटेड के, और उन्होंने जो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट भी करा लिया है, और अमर और अकबर जो है डाइड हो चुके हैं 18 अगस्त 22 को, जिसके कारण से जो है मेंबर रिड्यूस होकर कितने रह चुके हैं, 6 तक यहाँ पर आ चुके हैं। और हर एक को जो है पता था स्पेक का, तो हार्मनी लिमिटेड जो यहाँ पर वो 6 महीने के बाद भी जो है बिजनेस कंटिन्यू रखती है, और उन्होंने जो है लोन लिया है कि किसके लिए लोन लिया है, बिजनेस ऑपरेशन के लिए, और उसके बाद जो उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया पेमेंट की में, तो लैंडर क्या कर सकता है, लैंडर हर एक व्यक्ति को जो कि यहाँ पर कॉग्निजेंट है यानी कि अवेयर इस फैक्ट से, तो उस हर एक व्यक्ति को जो है जो मेंबर है वो सीव कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आंसर आपको लिख देना है, और इसके बाद जो ट्रू फॉल्स आपके बताए गए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विद अपने रीज़न के साथ, ठीक है, कि कोई भी मेंबर्स अगर नोइंगली ऑपरेट करता है मोर देन 6 मंथ, और जब जहाँ से रिडक्शन हो जाते हैं मेंबर्स के नंबर में, जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए होते हैं, तो क्या वो सेवरली लायबल होता है फॉर ऑल डेब्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड सिंस द नंबर ऑफ मेंबर वाज फर्स्ट रिड्यूस, ठीक है। तो इसका आंसर आपको सही से कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। तो इस तरह से अपना जो सेक्शन 3 और सेक्शन 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगले सेक्शन के लिए आपको रेडी रहना है, और ये सेक्शन अगर आप याद रखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स जो है देखने को मिलेंगे। तो होप सो ये वीडियो भी समझ आएगी। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।